हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताने जा रहा हूं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके कंसेप्ट को। कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Elasticity of demand measures the extent to which the quantity demanded of a commodity changes in response to a change in any of its quantitative determinants। मतलब ये कि क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कितनी चेंज होती है यदि दूसरे डिटर्मिनेंट प्राइस, इनकम या कोई और फैक्टर हो जिसकी वजह के से जिससे चेंज होने से हमारी डिमांड चेंज हो रही है। सो इलास्टिसिटी का तो मतलब ही है, इलास्टिक का मतलब लचक है, उसमें कितनी खिंच सकती है डिमांड, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज हो सकती है प्राइस की वजह से या अदर कंपोनेंट्स की वजह से, उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैं एक बार दोबारा क्लियर कर दूं आपको। इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांडेड of a commodity changes in response to a change in any of its quantitative determinants। So elasticity of demand को समझने के लिए हम तीन टाइप से स्टडी कर सकते हैं उसको। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने की वजह से, फिर वो चाहे इंक्रीज का इम्पैक्ट है चाहे वो डिक्रीज का इम्पैक्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा, यदि कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसकी वजह से डिमांड पे कितना प्रभाव आता है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो सकती है, हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस वजह से होती है, आपको पता है क्रॉस इलास्टिसिटी में हम दो तरह के प्रोडक्ट्स को स्टडी करते हैं, एक सब्स्टिट्यूट को, दूसरा कंप्लीमेंट्री को। तो सब्स्टिट्यूट गुड या कंप्लीमेंट्री गुड्स की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या प्रभाव आता है, क्या अफेक्ट होता है, कितनी डिमांड चेंज होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। राइट स्टूडेंट्स, बट अब +1 में आपके सिलेबस का जो पार्ट है वो है, हम सिर्फ स्टडी करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब इसको आगे एक्सपेंड करके मैं आपको समझाता हूं ये क्या चीज़ है। मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड as a measurement of percentage change in quantity demanded due to percentage change in its own price of the commodity। मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना आया है परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से। ठीक है जी, ये था हमारा मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे फॉर्मूले से और उसको हम परसेंटेज चेंज इन डिमांड मेथड भी बोल सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज के लिए ये ईडी स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी, और यहाँ माइनस का साइन लगता है। माइनस का साइन क्यों लगता है, ये फॉर्मूले का पार्ट है और इसकी क्या रेलेवेंस है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले एक बार मैं ये फॉर्मूला क्लियर कर दूं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। माइनस का साइन हमेशा साथ रहेगा, माइंड इट। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। आगे इसको करेंगे तो परसेंटेज चेंज को हम कैसे लिखेंगे आगे, चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इंटू 100। तो वही तो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बनेगा। और इसको अपॉन कर दो, डिवाइडेड बाय कर दो चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। स्टूडेंट्स, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन डिमांड, जितनी डिमांड चेंज हुई है उसको इनिशियल डिमांड से डिवाइड कर देंगे और उसको टोटल को डिवाइड कर देंगे चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100 से। तो अब हम इसको कैसे और आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं, माइनस का साइन साथ में लगा रहने दीजिए। चेंज इन डिमांड को कैसे स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा Q1 माइनस Q अपॉन Q। Q1 मतलब चेंज प्राइस क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी या इनिशियल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी अपॉन P1 माइनस P इंटू P, मतलब जो प्राइस चेंज हुआ है माइनस इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन प्राइस को लिखने के लिए हम इसका ये जो छोटा सा ट्रायंगल बना ना, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू, इसको फिर डिवाइड कर दिया आपने। डेल्टा पी मतलब, डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस।
तो इसको आगे फिर इसके साथ माइनस का साइन ये रहेगा ही रहेगा। इसको आगे हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, वो ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का साइन, ये डिवाइड हमने ऊपर आके इधर कर दिया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। तो माइनस का साइन वहीं लगा रहा, डेल्टा क्यू को क्यू वैसे लिख लिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी ऊपर आ गया, डेल्टा पी अपॉन पी। और माइनस का साइन यदि वहीं रहने दे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, इसको मैंने इस तरफ कर दिया और इसको इस तरफ कर दिया। तो ये एक रीजनेबल सी इक्वेशन बन गई माइनस के साथ। तो हेयर ईडी मैंने आपको बता दिया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। क्यू इज द इनिशियल डिमांड, Q1 इज द न्यू डिमांड, डेल्टा क्यू इज द चेंज डिमांड, P इज द इनिशियल प्राइस, P1 इज द न्यू प्राइस, डेल्टा P इज द चेंज प्राइस। तो आगे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये था हमारा कंप्लीट फॉर्मूला किसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो इसी से रिलेटेड हैं, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। व्हाई शुड चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस बी कंसिडर्ड एज परसेंटेज चेंज, बिकॉज इफ परसेंटेज चेंज इज नॉट कंसिडर्ड देन कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी अक्रॉस टू गुड्स बिकम डिफिकल्ट। मतलब यदि हम परसेंटेज चेंज को नहीं देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे दोनों क्वांटिटी को, उसके चेंज को, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब एग्जांपल नीचे देखिए, प्राइस अगर ओरिजिनल 10 है, प्राइस चेंज हो गया 20, को पहले क्वांटिटी डिमांडेड थी 50, अब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होकर कितनी आ गई 25, तो प्राइस कितना चेंज हुआ 10 और क्वांटिटी कितनी कम हुई 25 -25। ठीक है जी। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि मतलब प्राइस का जो इम्पैक्ट है वो 50% कम हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड 50% कम होगी। बट ये कोई एक रीजनेबल तरीका नहीं है एक्सप्लेन करने का, इसलिए हम इसको परसेंटेज में शो करते हैं। मतलब कि प्राइस पूरा एक तरह से हाफ हो गया और क्वांटिटी भी हाफ होगी। इस तरीके के कंपैरिजन को समझना और समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने इसको परसेंटेज में काउंट करते हैं, परसेंटेज में कंसिडर करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अब हम आगे बात करेंगे व्हाई शुड, सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है उस फॉर्मूले से, व्हाई शुड माइनस साइन बी प्रीफिक्स्ड इन द इक्वेशन एस्टिमेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यदि आप ध्यान से देखो तो रीडर शुड ऑब्जर्व दैट वी हैव प्रीफिक्स्ड, माइनस का साइन लगाया फॉर्मूले से पहले। उसका रीजन क्या है, अगर मैं उसी एग्जांपल को लेकर चलूं पिछले वाली, तो -25 हमारा डेल्टा क्यू था अपॉन डेल्टा पी था 10 और इधर प्राइस था 10 और ओरिजिनल या इनिशियल क्वांटिटी 50, तो कट के ये माइनस के साथ आ गया, तो माइनस 0.5। तो इसमें स्टूडेंट्स एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि -0.5, और अगर यदि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ तो फिर वो क्या आएगा -1, और उससे ज़्यादा यदि फॉर एग्जांपल आया तो कितना आएगा -2। बट यहाँ पे अगर मैथमेटिकली देखें तो -2 क्या होता है, -2 छोटा होता है, -2 बड़ा होता है मैथमेटिकली, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इसके या इसके। तो हमने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस फॉर्मूले में माइनस का साइन साथ में लगा दिया, ताकि हम ये बता सकें कि -2 वाली केस में इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा है। राइट स्टूडेंट्स, तो आपको ये अब समझ लग गए दोनों क्वेश्चन। ठीक है जी। तो एक बार मैं आपको इसका फॉर्मूला दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी में समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला में सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसके बाद चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इंटू 100, और उसके पूरे को आप डिवाइड कर दो चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। तो आगे फिर क्या करेंगे हम, Q1 माइनस Q अपॉन Q, ये आ गया चेंज इन डिमांड अपॉन Q इनिशियल डिमांड, और चेंज इन प्राइस को कैसे लिख सकते हैं, P1 माइनस P अपॉन P। ठीक है जी। तो अब इसको Q1 माइनस Q को कैसे सॉल्व कर सकेंगे, Q1 माइनस Q को हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू डेल्टा Q, और उसी तरह P1 माइनस P को हम क्या लिखेंगे डेल्टा P। तो ये डेल्टा P मतलब चेंज प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, चेंज क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, ये ऐसे बन के आ जाएगा। तो अब इसको हम पैरेलल लिख लेते हैं, बीच में डिवाइड का साइन लगा के, डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। तो डेल्टा Q को और डेल्टा P को हम इस तरफ कर लेते हैं और P और Q को इस तरफ कर लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला था।
राइट स्टूडेंट, ये था फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का परसेंटेज मेथड के तरीके से। तो अब हम आगे बात करेंगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होती है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अंडरस्टैंड करेंगे। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शोज total change in the quantity demanded in relation to an absolute change in own price of the commodity, right students। और elasticity of demand क्या होती है? On the other hand shows percentage change in quantity demanded in relation to some percentage change in own price of the commodity। तो मतलब कि जो स्लोप ऑफ डाउनवर्ड डिमांड कर्व की डाउनवर्ड स्लोप आती है वो किस वजह से आती है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू एन एब्सोल्यूट चेंज इन ओन प्राइस, एब्सोल्यूट चेंज की वजह से। और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्वांटिटी चेंज पे जो प्रभाव आता है परसेंटेज में, वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से आता है। तो जब हम स्लोप ऑफ डिमांड की बात करेंगे तब हम उसको एब्सोल्यूट फिगर्स की बात करेंगे कि 10 प्राइस कम हुआ और 20 क्वांटिटी बढ़ गई। तो यदि हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो मान लीजिए उसमें ये बोलेंगे 5% क्वांटिटी इंक्रीज होगी 2% प्राइस फॉर एग्जांपल रिड्यूस होने से, राइट स्टूडेंट्स। चलिए इसको डायग्राम में हम इस तरीके से बता सकते हैं। ये है हमारा स्लोप के लिए, ये हमारी प्राइस है इधर, और एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी लिया है। फॉल इन प्राइस, 5 रुपये प्राइस कम हुआ है और 10 क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो गई है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम बात करेंगे सिचुएशन 1 की, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे बनेगी? जब आपका थोड़ा सा भी प्राइस यदि चेंज होता है और क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पहली सिचुएशन को हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो ये कई बार प्राइस के थोड़े से चेंज होने की वजह से होता है या किसी अन्य फैक्टर की वजह से। तो ये ज़्यादातर आपको पता है किस में होता है? ये लग्जरीज की गुड्स की केस में होता है। किस गुड्स में? लग्जरीज। तो जैसे एसी खरीदना है, होम लोन लेना है, कोई महंगी गाड़ी लेनी है, तो उस केस में ज़रा सा भी प्राइस चेंज होगा तो हम उसकी डिमांड एकदम चेंज हो जाती है। ठीक है जी। अब दूसरी इसकी सिचुएशन को स्टडी करेंगे, सिचुएशन 2 वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये ज़्यादातर किस में होता है? नेसेसिटीज़ में। नेसेसिटीज़ में होता है ना कि प्राइस जितना मर्जी चेंज हो जाए हमारी डिमांड उतनी की उतनी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सॉल्ट की, सॉल्ट बेटा अगर महंगा हो जाए तो क्या हम डबल खाना शुरू कर देंगे? और अगर महंगा हो जाए तो क्या खाना बिल्कुल छोड़ देंगे? नहीं, हमारी कंजम्पशन उतनी ही रहती है। अगर सस्ता हो जाए तो क्या ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे? नहीं, तभी हमारी कंजम्पशन उतनी रहती है। ठीक है जी। तो नेसेसिटीज़ वो आइटम्स होती हैं जिनके बिना हमारा गुजारा, बेसिक आइटम्स हैं जिनके बिना हमारा गुजारा मुश्किल है, तो उनका प्राइस जितना मर्जी अप या डाउन हो जाए उसकी क्वांटिटी में फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। उसके बाद सिचुएशन 3, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब ये जितना चेंज आपके प्राइस में आया है कम या बढ़ने की वजह से उतना ही चेंज आपका क्वांटिटी पे आएगा। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यदि ये 1% चेंज हुआ है, मान लीजिए 2% चेंज हुआ और ये भी 2% चेंज हुआ और कट के ये क्या आएगा? 1। तो इसको क्या बोलेंगे? इस सिचुएशन को यूनिटरी इलास्टी। यूनिटरी इलास्टी मतलब जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आया है, चाहे वो इंक्रीज का इम्पैक्ट है या डिक्रीज का इम्पैक्ट है। तो इसको क्या बोलेंगे? सिचुएशन 3 को रेक्टेंगल हाइपरबोला डिमांड कर्व और यूनिटरी इलास्टी, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो फैक्टर्स हमारी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। इलास्टिसिटी को आपको पता है हम 2 या 3 चीज़ों से बोल सकते हैं। एक है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है जिसमें डिमांड चेंज हो सकती है, और एक होती है इन इलास्टिक जिसमें डिमांड चेंज हो ही नहीं सकती, और एक है लेस या मॉडरेट इलास्टिसिटी मतलब थोड़ी सी डिमांड चेंज हो जाती है। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे। नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी के हिसाब से हमने कमोडिटीज़ 3 तरीके से बोल सकते हैं, एक नेसेसरी आइटम्स, एक कंफर्ट्स और एक लग्जरीज। नेसेसरी आइटम कौन सी है? जैसे सॉल्ट, जैसे दालें, जैसे चावल,
कंफर्ट कौन से हमारे, हमारा फर्नीचर, हमारी गाड़ियाँ, हमारे मोबाइल फ़ोन्स हमें कंफर्ट देते हैं। और लग्जरीज, महंगी गाड़ियाँ, बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ, ठीक है जी। तो नेसेसरीज में हमारी डिमांड इन इलास्टिक रहती है, चाहे प्राइस जितना मर्जी कम या बढ़ जाए, हमारी डिमांड चेंज नहीं होती। और कंफर्ट्स के केस में थोड़ी चेंज होती है, और लग्जरीज के केस में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। इसको हम इलास्टिक बोलते हैं कि डेफिनेटली इसमें चेंज होती ही होती है। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। जिस गुड्स के बारे में हम बात करें, अगर तो उस गुड के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो रिलेटिवली मोर इलास्टिक है, तो इलास्टिसिटी डेफिनेटली उसमें आएगी। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी के केस में उसमें इलास्टिसिटी आएगी आगे। एंड इफ नो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, फॉर एग्जांपल आपके शहर की इलेक्ट्रिसिटी, उसका क्या सब्स्टिट्यूट है? अब यहाँ से बिजली कटवा के अपने बोर्ड की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बिजली कटवा के कोई अपनी थोड़ा ना लगा लेंगे हम। दूसरा रेलवेज, इसका भी क्या सब्स्टिट्यूट है? रेलवे में अगर आपको लॉन्ग टर्म यात्रा करनी है, लॉन्ग ड्यूरेशन की, या ज़्यादा समय लगना है और आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्च सकते, तो आपको फिर इन इलास्टिक डिमांड रहेगी ना, आपको तो उसी पे ही जाना पड़ेगा जब उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो। थर्ड कौन सा फैक्टर है? मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल यूजेस में इफ प्रोडक्ट हैव मल्टीपल यूजेस, फिर तो उसकी डिमांड इलास्टिक है, मतलब चेंज हो जाएगी। और इफ नो मल्टीपल यूजेस, अगर उसके मल्टीपल यूजेस नहीं है, सिंगल यूज है, तो फिर तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक है। मल्टीपल यूज, फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क की एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, मिल्क के हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो ये मल्टीपल यूज आ गया। और जैसे पेट्रोल, पेट्रोल का क्या है? पेट्रोल को हम मल्टीपल यूज थोड़ा ना करते, वो पी थोड़ा सकते हैं उसको, उसका दही थोड़ा जमेगा, पेट्रोल तो गाड़ी में डलेगा, ठीक है जी। तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी। मिल्क की डिमांड इलास्टिक हो सकती है। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, कि कौन सी हमारी ऐसी डिमांड या रिक्वायरमेंट है या प्रोडक्ट है जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। इफ कैन बी पोस्टपोन, तब तो इलास्टिक है। इफ कैन नॉट बी पोस्टपोन, फिर इन इलास्टिक है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपको पेन चाहिए, पेन आपको 10 रुपये का पेन उस दिन अगर 20 रुपये का मिल जाए तभी आपको लेना पड़ेगा, उसकी डिमांड आपकी चेंज होगी ही नहीं। और इलास्टिक डिमांड किसकी है? जैसे आपको क्या चाहिए? कार्डबोर्ड, एग्ज़ाम देने जाने के लिए कार्डबोर्ड चाहिए, तो क्या हुआ? सिर्फ उसी दिन उसकी ज़रूरत है ना। अगर आज मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है और आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना, तो आज अगर आपको कार्डबोर्ड अगर जितना मर्जी महंगा या सस्ता हो जाए, आपको उसकी डिमांड ही नहीं है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आज आप महंगा होने की वजह से उसको शायद नहीं खरीदोगे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। और यही चीज़ अगर पेपर वाले दिन हो, तो आपको अगर 50 का 100 में भी मिले तभी आपको खरीदना पड़ता है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट, अगर फिफ्थ फैक्टर कौन सा हमारा? इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। इनकम लेवल, अगर आपकी लेस इनकम है, किसी कंज्यूमर की इनकम लेस है, तो डिमांड इलास्टिक रहती है, बहुत जल्दी चेंज होती है। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं मिलीनियर, मल्टी मिलीनियर, बिलीनियर, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई एक पोटैटो जैसी चीज़ या अनियन जैसी चीज़ या टमाटो जैसी चीज़ 20 की थी या 80 की है, उनके लिए डिमांड चेंज नहीं होती। मोर इनकम ग्रुप वालों के लिए डिमांड इन इलास्टिक रहती है। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, इफ़ आपको कोई हैबिट है या स्ट्रॉन्ग उसको लेके प्रेफरेंस है, या एडिक्शन भी मैं वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, एडिक्शन है तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, क्योंकि आपको फिर वो प्रोडक्ट यूज़ करना ही करना है। इफ़ नो हैबिट, तब वो इलास्टिक है। जब आपको कोई हैबिट नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो फिर जो सस्ता मिलेगा आप उस पर शिफ्ट कर जाओगे, फिर तो उसकी डिमांड इलास्टिक है। उसके बाद पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी, इफ़ स्मॉल पोर्शन, तब तो इन इलास्टिक है, उसकी डिमांड पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, हम टूथपेस्ट की बात करें तो हमारी ग्रोसरीज में एक छोटी सी आइटम है, 60, 70, 80 रुपये, कभी शायद हमने ध्यान भी नहीं दिया होगा कितने रुपए का है, बट टोटल 5000 या 4000 के बिल में 60-70 रुपये की क्या वैल्यू है, हम शायद कंसिडर भी नहीं करते, 1% के आसपास ही बनेगा। तो अगर हम ऐसे कमोडिटीज़ हैं जिनका हमारे टोटल इनकम पे ज़्यादा पोर्शन खर्च नहीं हो रहा, तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक रहती है। और अगर लार्ज अमाउंट उस पर खर्च हो रहा है तो उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे घी, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ये महंगे हो रहे हैं, तो ये अगर 2 या 3 या 4 लीटर भी खरीद लो तो 500-700 से ऊपर आ जाएगा। और अकेला एक घी लेना हो 1 kg, तो वो भी 500 का, तो 4000 में बेटा 2 आइटम ही 1000 रुपये की हो गई। तो इसका ज़रा सा रेट कम या बड़ा होने से हमारे बजट पे फर्क पड़ेगा, तो इसकी डिमांड इलास्टिक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइस लेवल। प्राइस लेवल, हायर प्राइस लेवल इलास्टिक होता है, लोअर प्राइस लेवल की वजह से डिमांड इन इलास्टिक रहती है। नेचुरली प्राइस हाई है ना, तो हम महंगा सामान क्यों खरीदेंगे, हम थोड़ी देर रुक जाएंगे, जब जहाँ तो हम ज़्यादा कमा लें, या फिर प्राइस का थोड़ा नॉर्मल होने दें।
पर लोअर प्राइस लेवल ग्रुप कौन से हैं? फॉर एग्जांपल टॉफ़ी 1 रुपए की है, 1 रुपए की अगर टॉफ़ी 2 रुपए की भी हो जाएगी तो शायद हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हम तभी ले ही लेते हैं। उसके बाद लास्ट में टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड में तो डिमांड इनइलास्टिक रहेगी, लेकिन लॉन्ग पीरियड में उसी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक हो जाती है। शॉर्ट पीरियड में इनइलास्टिक रहने का मतलब, फॉर एग्जांपल आज मैं बात करूं, पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसकी डिमांड इनइलास्टिक है। हमारी गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं, पानी से तो चलती नहीं, ना ही वो किसी और तरीके से चार्ज की जा सकती हैं। तो शॉर्ट पीरियड में तो इनइलास्टिक है। हाँ, अगर लॉन्ग पीरियड की बात करें, कल को अगर पेट्रोल इतना ही रहेगा, 2 साल 3 साल बाद बढ़ता जाएगा, तो हम भी अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। हम पेट्रोल का अल्टरनेटिव नहीं तो कम से कम अपनी गाड़ी तो व्हीकल तो चेंज कर ही सकते हैं। व्हीकल हम इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, हम अपना दूसरा और सीएनजी वाला शिफ्ट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो लॉन्ग पीरियड में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक हो जाती है और शॉर्ट पीरियड में वो इनइलास्टिक हो जाती है। तो इसीलिए तरीके से ये चैप्टर हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। मैंने पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में डाल दिया है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, और मैं आपको अगले चैप्टर इसी तरह कराता रहूँगा। ओके जी, बाय।